समीर इज द मोस्ट सक्सेसफुल और द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। सेंटेंस क्या कहेगा ये समझिए पहले। समीर इज द मोस्ट सक्सीडेड। देखिए जहां भी आपको मोस्ट दिखे, जहां भी आपको मोस्ट दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट हमारा एडवर्ब के रूप में काम करता है। ऐसे हम लोग क्या समझते हैं कि मोस्ट हमारा जो होता है मच, मच का कॉम्परेटिव फॉर्म जो होता है वो मोर होता है। सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है ना। सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होते हैं। ऐसे एक बार पढ़ाए थे आपको एमटीएस के सेट में कि एक मोस्टली भी आता है। जो मोस्टली होता है ना जनरली के अर्थ में यूज होते हैं, जनरली के अर्थ में यूज होते हैं। मोस्टली जनरली के अर्थ में यूज होता है, जबकि मच का सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है। जब ये सुपरलेटिव फॉर्म है तो कन्फर्म द आर्टिकल लगेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा भी कि यदि हम द आर्टिकल या द प्लस सुपरलेटिव हम वही लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। द प्लस सुपरलेटिव का इस्तेमाल हम किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले होनी चाहिए। यानी सक्सीडेड तो आपका वर्ब हो गया, सक्सीडेड क्या हमारा वर्ब है, यहाँ हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल होनी चाहिए। सक्सेसफुल फॉर ऑल, सक्सेसफुल होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे सक्सेसफुल का। लेकिन एक और इसमें समस्या है, सक्सेसफुल जब यूज करें तो फॉर और द बिजनेसमैन, सारे बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि यहाँ ऑफ होते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का। इसका नियम आपको सिखाते हैं, भली बात है। पहला नंबर तो ये समझ में आ गया कि सक्सीडेड नहीं सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जब भी हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री तो वहाँ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का नहीं, वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ सक्सीडेड लिखना गलत है, सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ फॉर के स्थान पर हम ऑफ क्यों किए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बताते हैं। दरअसल बात क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव पहले लिख देते हैं, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू आता है, ऑफ द टू आता है, फिर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हो, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस को रीराइट हम कर सकते हैं ऐसे, ऑफ द टू प्लूरल नाउन, ऑफ द टू प्लूरल नाउन, शुरू वाले को लास्ट में लिख दो, सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, द प्लस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो द ऑफ द टू प्लस प्लूरल इस तरह से यूज करेंगे, दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता दो से ज्यादा संख्या आएगा तब हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ इसको मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद आपको इस्तेमाल कर ऑफ ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ ऑल द प्लस प्लूरल नाउन, ऑफ ऑल द प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ अंतर यही है कि यहाँ संख्या दो से ज्यादा और यहाँ संख्या केवल दो। जब दो की संख्या आएगा तो द प्लस कॉम्परेटिव, दो से ज्यादा संख्या आएगा तो द प्लस सुपरलेटिव। जिस तरह से इसको हम पलट के लिख सकते हैं इसे भी हम उलट के लिख सकते हैं, या फिर लिखा जाएगा ऑफ ऑल द प्लूरल नाउन कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब समझ में कुछ कुछ आ गया होगा, द प्लस सुपरलेटिव यानी ऑफ द टू कंपैरेटिव, ऑफ ऑल सुपरलेटिव। इसलिए यहाँ दो चीज में सुधार करना है। पहला नंबर तो सक्सीडेड के स्थान पर हमें सक्सेसफुल लगाना होगा, सक्सेसफुल लगाना है। दूसरा हमें फॉर के स्थान पर ऑफ लगाना है, क्योंकि ऑफ ऑल का नियम चलता है। हाँ, ऑफ ऑल द बिजनेसमैन को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी। उसके बाद फिर लिखेंगे समीर इज द मोस्ट सक्सेसफुल। मतलब इस शहर में, आज के डेट में इस शहर में जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन समीर है। कौन? समीर रहा। तो इस तरह से सेंटेंस को आप यूज करेंगे, बना लेंगे जल्दी से फटाफट आप लोग और छापते जाएंगे भी। नेक्स्ट आइए, बढ़े आगे। नेक्स्ट आइए, सुपरलेटिव में ऐसे एक नियम और पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सुपरलेटिव यदि पढ़ेंगे तो एक नियम और आएगा। पहला नियम कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रायः सिंगुलर नाउन आता है। ये बराबर दुविधा में डाल देता है, प्रायः सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन जैसे ही आपको वो इसके पहले वन ऑफ आ जाएगा, वन ऑफ,
द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तब फिर यही नाउन आपका सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दुविधा वाला प्रश्न आते रहता है। एक नियम हुआ कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही वन ऑफ आएगा तो यही सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक नियम और आता है इसका कि सुपरलेटिव वाक्यों में कई एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है। सुपरलेटिव वाक्यों में कभी भी अदर का इस्तेमाल नहीं होता है। कई एक बार एक क्वेश्चन आया है, कभी भी अदर का इस्तेमाल नहीं होते। कभी कभी यहाँ क्या करेगा, ऑल अदर लगा देगा, ऑल अदर बिजनेसमैन लगा देगा। ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कई एक बार आ चुका है। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का प्रयोग नहीं होते, कभी नहीं होगा। वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में केवल उसका स्थान है, सुपरलेटिव में नहीं होते। बोथ राजेश एज वेल एज हिज वाइफ, मतलब राजेश, बोथ राजेश एज वेल एज हिज वाइफ। लोग ये आपको सिखाया गया कि बोथ के बाद हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, हम भी यही सिखाते हैं। बोथ के बाद एंड आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, ठीक है। बिटवीन के बाद एंड आता है, बिटवीन के बाद एंड आता है, ठीक है। ये आपका दिख रहा, बोथ एंड, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड, ये आपका प्रक्रिया बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप यही समझेंगे कि एज वेल एज के स्थान पर एंड कर दो, है ना। एज वेल एज के स्थान पर किसका प्रयोग, एंड का। लेकिन ये क्यों नहीं सोचे कि आप सर बोथ को हटा दीजिए तो सही नहीं होगा। यदि हम, आंसर तो एक ही होगा, आंसर आपका एक ही आएगा कि बोथ के बाद एंड होनी चाहिए, एज वेल एज के स्थान पर एंड होगा, ये सही है। लेकिन क्या कभी सोच सकते हैं कि बोथ को ही हटा दें? है संभव? संभव हो सकता है, संभव है। राजेश साथ साथ उनकी पत्नी, यानी बोथ को हटाएंगे तब भी सही, या बोथ के बाद हम एंड लगाएंगे तब भी सही। लेकिन थोड़ा सा वर्ब की फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। यदि वर्ब की फॉर्मेशन दोनों स्थिति में सही मिल जाएगा तो आप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बोथ को हटा देते हैं तो वर्ब का प्रयोग फिर राजेश के अनुसार लेगा, तो राजेश के अनुसार तब तो इज होना चाहिए था, जो गलत है। आर लिखा हुआ, जब आर का मेंशन किया इसका मतलब कन्फर्म है कि बोथ का ही इस्तेमाल होगा, बोथ एज वेल एज नहीं बल्कि एंड का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि राजेश एज वेल एज हिज वाइफ, ये भी सही होते हैं, या फिर बोथ राजेश एंड हिज वाइफ, ये दोनों सेम वर्ड है, दोनों सिनोनिम आता, दोनों सही है। लेकिन वर्ब की स्थिति को देखेंगे, यदि हम यहाँ आर लिखा हुआ है इसका मतलब कन्फर्म है कि दोनों के लिए आया। प्लुरल वर्ब लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ सही मायने में बोथ का इस्तेमाल करेंगे। बोथ राजेश एंड हिज वाइफ होगा, राजेश और उनकी पत्नी। और डिटरमाइन टू जो होते हैं ड्रिड होते हैं, अदम ड्रिड, किलिंग टू का साइन होता है। स्टिक टू डटे रहना, किलिंग टू स्टिक टू, डिड रहना, ब्रिंग टू अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन होता है, ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन, होना या घटित होना, ब्रिंग अबाउट होना या घटित होना। जबकि वही ब्रिंग आउट होते पब्लिश हो जाता है, प्रकाशित करना। यह कह रहा है कि राजेश और उनकी पत्नी दोनों जो है प्लान, योजना में कुछ बदलाव लाने के लिए वचनबद्ध है। एकदम योजना में बदलाव लाने के लिए वचनबद्ध है, ड्रिड संकल्प है। आंसर आपका समझ में आ गया कि यहाँ एज वेल एज के स्थान पर एंड का इस्तेमाल करेगा। चलिए आगे। समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है इसमें, आपको क्या पता चलेगा कि इसमें समस्या कहाँ उत्पन्न है। यहाँ तो एज वेल एज के स्थान पर एंड होगा। लोग यही समझ रहा होगा कि सर ये सेंटेंस तो पैसिव है। लोग यही समझ रहा कि बोथ राजेश एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड है, लिखा हुआ डिटरमाइंड जिसे कहते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि पैसिव है, चूंकि बी फॉर्म के बाद जब भी V3 आएगा वो कन्फर्म और सेंटेंस पैसिव ही कहलाएगा। वी फॉर्म के बाद जब भी V3 आएगा तो पैसिव कहलाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या सर लग रहा है कि राजेश और उनकी पत्नी को डिड किया गया, वचनबद्ध कराया गया कि वचनबद्ध है, डिड संकल्प की हुई है। तो सेंटेंस एक्टिव पैसिव नहीं है। दरअसल हम ये आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव से कोई मतलब नहीं है। ये दरअसल मूल रूप से एडजेक्टिव है, जैसे हम बात करेंगे, एक
छोटा सा उदाहरण लेंगे। बोथ राजेश एंड हिज वाइफ हिज वाइफ हिज वाइफ आर प्लीज्ड समझ में आ जाना चाहिए। यहां मतलब हुआ कि राजेश और उनकी पत्नी खुशहाल है। आर प्लीज्ड खुशहाल है। यहां भी आपको प्लीज दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्लीज आपका पैसिव में है, मूल रूप से ये क्या है, एडजेक्टिव है। आज ये प्लीज नहीं रहता तो हैप्पी लगा देता लोग, हैप्पी लगाता, हैप्पी नहीं रहता तो ग्लैड लगाता था, ग्लैड नहीं रहता तो उसका सिनोनिम कुछ भी लगा देता। ठीक उसी प्रकार से और भी हम बोल सकते हैं, बोथ राजेश एंड हिज वाइफ आर टायर्ड ऑफ वर्क, या टायर्ड लिख देते। इसका मतलब हुआ कि राजेश और उनकी पत्नी थकी हुई है, थक गए, हम थक कर चुरा गए मैया, ऐसे लिखा। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि पैसिव है, कोई थका दिया नहीं, बल्कि थकी हुई है। कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि जितने भी ज्ञान इंद्रिय संबंधित शब्द आएगा, जितने भी ज्ञान इंद्रियों से संबंधित शब्द आएगा, जैसे इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, प्लीज्ड, स्टोनिश्ड, थ्रिल्ड, अमेज्ड, ये सारे V3 आपको भले देखने में लग रहा, पर वास्तव में V3 नहीं है। ये मूल रूप से एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसका सब्जेक्ट हमेशा पर्सन होते हैं, इसका सब्जेक्ट हमेशा पर्सन होते हैं। जब इसी को हम लिखेंगे टायरिंग, शॉकिंग, प्लीजिंग, डिटरमाइनिंग, इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, तो इसका सब्जेक्ट वस्तु बन जाएगा। यानी ये दोनों एडजेक्टिव का काम करता है, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित होता है। ऐसे मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करिएगा, तो उसमें एक पेज हम भेज चुके हैं, उसमें ये सारा आपको मिल जाएगा, पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जो कॉपी में नोट कर लेना, हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल लेना। अब समझ में आ गया होगा। हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये लोग नहीं समझना चाहिए कि पैसिव नहीं है, बल्कि ये मूल रूप से किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। और ऐसे धोखा देने वाले शब्द हमारे पास बहुत सारे आएगा, यही सब धोखा देने वाले जो शब्द होते हैं हमारे पास बहुत सारे आएगा। अब तो समझ में आ गया ना, ये वचनबद्ध है, मतलब दृढ़ संकल्प है वो। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। इट इज आई सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि यहाँ आपको बी फॉर्म दिख रहा होगा, वी फॉर्म के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म आता है, ये भी सही है। EJMR जो आपका है वी फॉर्मेट है, वी फॉर्मेट के बाद हमें ना नॉमिनेटिव केस आता है। इसका मतलब आई हमारा नॉमिनेटिव फॉर्म बिल्कुल सही है। और रिलेटिव प्रोनाउन ये अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग टू वर्ब लेता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है या प्रोनाउन पर, तो आई के अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, एम नहीं आएगा। अब लोग ये भी समझेगा सर हैव क्यों नहीं आया, आप एम ही क्यों लगा दिए, ये भी सवाल तो आ सकता है कि हैव क्यों नहीं हुआ। दरअसल बात ये होता है कि हैज हैव या फिर हैड 2+V1 का जहां भी हम इस्तेमाल करेंगे ये कंपल्सन शो करेगा। कंपल्सन समझते होंगे, बाध्यता शो करेगा, बाध्यता बतलाएगा, मतलब किसी काम करने के लिए विवश कर देगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में ही हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। ये बाध्यता शो करता है, कंपल्सन शो करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका दूसरा आता है वी फॉर्म। वी फॉर्म के बाद 2+V1 लगाते हैं तो ये सिर्फ शो करता है होने वाला है या होने वाली है, इन फ्यूचर सेंस लेता है। इन फ्यूचर में सेंस देता है, जिसका अर्थ होता है होने वाला है या होने वाली है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इट इज आई, हिंदी समझिए, लिखा हुआ इट इज आई, मैं ही हूं, इट इज आई, मैं ही हूं जो एम टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन, ये जो गंदी हरकत की है, सैड सिचुएशन जो हुआ, बुरी सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, उसके लिए दोष मुझे ही दोषित किया गया, मुझे ही दोषित किया जाएगा। इसका मतलब जो भी ये घटना घटा है, सैड सिचुएशन हुआ है, बैड रिएक्शन जो उत्पन्न हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार मैं ही हूंगा, मैं उसका जिम्मेदार हूंगा। इन फ्यूचर सेंस करेगा, यानी बी फॉर्म 2+V1 आएगा जो इन फ्यूचर सेंस शो करेगा होने वाला है या होने वाले। इट इज आई, मैं ही हूं जो इसका जिम्मेदार हूं।
मुझे ही इसका जिम्मेदार होना पड़ेगा। यानी राइट आंसर आपका डी आएगा, ना कि हैव टू आएगा। और ए और सी तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्लेम फॉर होता है यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो कन्फर्म है कि उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा। इससे रिलेटेड हमेशा वर्ड आएगा वन। यदि किसी सेंटेंस की सब्जेक्ट हो जाए तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा। जरूरत पड़े तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ आएगा। मतलब वन ही दिखना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखनी चाहिए। वन सब्जेक्ट रहे तो वंस वन सेल्फ आएगा, यानी राइट आंसर डी आएगा। वंस वन मस्ट टू वंस ड्यूटी, अपना कर्तव्य करनी चाहिए, अपना कर्तव्य करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसका पैसिव फॉर्म बनाया जाएगा, एग्जामिनर हमेशा पूछ देता है, यदि इसका पैसिव फॉर्मेट हम बनाएंगे तो वन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं। जिसे बाकी वाला पढ़ाते हैं ना हम कि पैसिव वॉइस में बाय वन, बाय एनीवन, बाय पीपल, बाय यस, बाय देम, बाय यू, बाय समबडी, बाय एवरीबॉडी, ये सब का यूज कर सकते हो अथवा नहीं भी। लेकिन इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में कभी नहीं होता। जैसे हम बताते हैं इसको, यदि इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो लिखिएगा आप वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। कोई कहेगा सर बाय वन लगा दीजिए ना, बाय वन। ये नहीं, जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम नहीं बना रहे, एग्जामिनर पूछा इसलिए हम आप लोग को क्वेश्चन इशारा कर दिए ताकि एग्जाम में आ जाए तो छूटे नहीं। वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हो सके कभी कभी आपको ये भी हटा देगा, इसका भी प्रयोग हटा देगा, लेकिन ज्यादातर देखते हैं कि हटा भी रहता है, लगा हुआ रहता है। इसको बाय ऑप्शन में चलते हैं, ये रह भी सकता है या नहीं भी। केवल लिखा रहेगा ड्यूटी मस्ट बी डन, केवल इतना ही पैसिव बन जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हटेगा, ये कभी कभी आपको मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन बाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू चलेंगे, तो जानकारी रहेगा तो आपको सारा चीज बन जाएगा। चलिए राइट आंसर डी आ जाएगा। बढ़े आगे, तो लिख लेंगे नोट करके इसमें, पैसिव वॉइस में वन को हमेशा हटा देते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय वन को हमेशा के लिए हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा के लिए वन को हटा दिया जाता है, हमेशा के लिए वन को हटा दिया जाता है। क्लैस्प, क्लैस्प जो होता है जकड़ना, ऐसे जकड़ लेना क्लैस्प कहलाता है। जकड़ना हमने कस के से पकड़ लेना क्लैस्प कहलाता है। देखते हैं ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को गोद लीजिएगा फिर उसको हटाइएगा तो कस के यहाँ पकड़ लेगा, क्लैस्प कहलाता है। पकड़ना है जकड़ लेना। क्लैस्प जो होते हैं जकड़ना, इसका मतलब इसका सिनोनिम क्या आएगा, कैच होगा, पकड़ना। ऐसे कैच होते हैं, मोशन वस्तु को पकड़ना कैच होते हैं। मोशन चीज को पकड़ना नहीं कहते, ऐसे कैच लोक 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 लोक, तो कैच हुआ मतलब वो वस्तु मोशन में आ रहा है, कैच होता है। या तो चोर पकड़ना कैच होता, कैच, चोर पकड़ना कैच, ट्रेन पकड़ना कैच, किसी को पकड़ना कैच। लेकिन ऐसे लीजिए तो इसको पकड़ ले रहिए तो होल्ड कहलाएगा। किसी को थामे रहना होल्ड होते हैं, होल्ड, थामे रखना होल्ड कहलाता है, होल्ड, थामे रहना होल्ड कहलाता है। कैच होता है पकड़ना, मोशन वस्तु को पकड़ना कैच, होल्ड होता है। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होगा इसमें। आइए, लूज, लूज मतलब होता है ढीला ढाला, मतलब फ्री छोड़ देना लूज होते हैं, फ्री छोड़ देना लूज कहलाता है। सेट गो, लेट गो, जाने देना मतलब हुआ लूज, लेट गो रिलीज, सेट फ्री, सेट फ्री ये सब हुआ आजाद कर देना, ये सब हुआ आजाद कर देना, छुट्टा छोड़ देना। लूज मैंने होता है छुट्टा छोड़ देना, लेट गो मैंने होता है जाए दो, जाए दो ना इसको कुछ ही करेगा। रिलीज मैंने हुआ छोड़ देना, सेट फ्री होता है मुक्त कर देना, आजाद कर देना। ये सब सिनोनिम है, आपका सारा सिनोनिम है, सब सारा सिनोनिम है। कलमसी, कलमसी मैंने होता है बेढंगा, जो बेढंगा होते हैं वो अटपटा होते हैं। कलमसी जो होते हैं अनस्किलफुल होते हैं। कलमसी बेढंगा, यानी इसका बोल सकते हैं ऑकवर्ड, ऑकवर्ड नहीं है, बेढंगा, अटपटा, अटपटा मतलब जैसे तैसे हो जाएगा कलमसी। साइनो आएगा ऑकवर्ड या अनस्किलफुल होगा, अनस्किलफुल जिसके पास दक्षता नहीं है तो जैसे तैसे काम करेगा। क्लमसी का साइनो ऑकवर्ड बराबर आते रहता है, बराबर मिलते रहेगा आपको। अनस्किलफुल आएगा, अनस्किलफुल आएगा। एक्सपर्ट, बोलिए, एक्सपर्ट मैंने दक्ष नहीं आएगा। स्किल इसका साइनो दे सकते हैं, स्किल दक्ष होगा। जो दक्ष होता है वो स्किल होता है, वो गुड एट भी होता है, गुड एट भी होते हैं, निपुण होते हैं,
निपुण या दक्ष, गुड एट होते हैं, वही प्रोफिशिएंट भी होते हैं। प्रोफिशिएंट भी वही होते हैं, दक्ष या निपुण होते हैं। प्रोफिशिएंट, दक्ष या निपुण, एक्सपर्ट, गुड एट, स्किल, प्रोफिशिएंट। हाँ, निपुण या दक्ष, एक्सपर्ट, स्किल। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल जो होता है ना, ब्यूटीफुल का साइन होता है, ब्यूटीफुल का साइन होता है। प्रेटी का साइन होता है, प्रेटी का साइन होता है, सुंदर होता है। प्रेटी, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल का साइन होता है, प्रेटी का साइन होता है, ग्रेसफुल, अच्छा, सुंदर होते हैं। कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेटिव बैंक, इसका मतलब कोऑर्डिनेटेड होता है, समन्वय होते हैं, मतलब तालमेल होता है, तालमेल। कोऑर्डिनेट, तालमेल, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तालमेल। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, विवाद होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। विवाद या झगड़ा, इसका मतलब इसका सिनोनिम क्लैश आएगा, स्ट्राइफ भी आएगा। स्ट्राइफ, जो स्ट्राइफ होगा वो कन्फर्म फ्यूड भी होगा। फ्यूड, फ्यूड इन होगा। फ्यूड, कला होते हैं, पारिवारिक कला को फ्यूड कहते हैं। क्लैश आएगा, स्ट्राइफ आएगा, फ्यूड। क्या बोलेंगे इसको? इनकाउंटर भी बोल सकते हैं। इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब हुआ जहां भी फ्यूड, झगड़ा की बारी आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, विवाद है, झगड़ा है, तो कन्फर्म है कि इनकाउंटर भी होगा, आमने सामने हो जाइए। वह इनकाउंटर भी बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं, स्ट्राइफ बोलते हैं, क्लैश बोलेंगे, कला, झगड़ा। पीस माने शांति, पीस मतलब होते है शांति, पीस। स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबल से बना स्टेबिलिटी, स्थिरता। एग्रीमेंट बने होते हैं समझौता, एग्रीमेंट बने होते हैं समझौता, एग्रीमेंट बने समझौता। नेक्स्ट आइए। अटैचमेंट बने होते हैं संलग्न होते हैं, अटैचमेंट होता है संलग्न। मान लिया जाए कि 10 पेज का मेरे पास एक दस्तावेज है, सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास 10 पेज का एक दस्तावेज है, तो उसमें एक और पेज हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में अटैचमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट, उसको अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट। संलग्न होता है, संलग्न, संलग्न, अटैचमेंट होता है संलग्न। इसका मतलब इसका साइन हम बोल सकते हैं जंक्शन, नहीं बोलेंगे, या लिंक भी बोल सकते हैं, लिंक। बॉन्ड भी तो बोल सकते हैं, बंधन, बॉन्ड। अटैचमेंट माने होता है ऐसे जुड़ना, तो जोड़ने के अर्थ में लिंक भी बोल सकते हैं ना, लिंक है, इसका लिंक उससे जुड़ा हुआ है। जंक्शन, ये भी आएगा, या बॉन्ड भी आएगा, सिनोनिम आ जाएगा, बंधन। जैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो कहते हैं ना कि भाई और बहन में ये प्रेम का बंधन है, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कहलाता है, बंधन। तो इसका एंटोनिम ऑपोजिशन आएगा, विरोधी पार्टी आ जाएगा, ऑपोजिशन, विरोधी, ऑपोजिशन, विरोधी। डिलिबरेटली, डिलिबरेटली जो होते हैं वो जानबूझकर होते हैं, डिलिबरेटली जो होते हैं जानबूझकर, जानबूझकर मतलब बिना सोचे समझे, जानबूझकर होते हैं डिलिबरेटली, जानबूझकर। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम नोइंगली आएगा, सोच समझकर, जानबूझकर। डिलिबरेटली जो होते हैं इसका साइन नोइंगली होगा, जानबूझकर। तो एंटो इसका आ जाएगा अनइंटेंशनली, अनजाने में, अनइंटेंशनली, अनजाने में, बिना सोचे समझे, अनजाने में इसका एंटो आ जाएगा, अपोजिट वर्ड आ जाएगा। डिलिबरेटली होते हैं जानबूझकर, नोइंगली इसका हो जाएगा सिनोनिम। कॉन्सांसी, कॉन्सियस, कॉन्सियसली जो होते हैं सजगता होते हैं, सजगता मतलब सोच समझकर। कॉन्सियसली जो होते हैं सोच समझकर, कोई भी काम करेगा तो सोच समझकर करते हैं, ये समझबूझ होते हैं, समझबूझ, सोच समझकर। विटिंगली, विट्टी, बुद्धिमानी पूर्वक, वेट्टी निट्टी आते रहता, वेट्टी मैंने होते हैं बुद्धिमानी, वेट्टी होता है प्रूडेंस का साइन होता है, प्रूडेंट का, तो वही लिखा विटिंगली, बुद्धिमानी पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक। अवेकेंड होते जागरूक या सजग होते हैं, सजग या जागरूक होते,
जागरूक या सजग होते, उसी का एंटो आपको आएगा हाइपोटनीज हो जाएगा, हाइप्नोटाइज हो जाएगा। हाइप्नोटाइज, हाइप्नोटाइज मतलब होते हैं, उसको बोल सकते हैं आप सम्मोहित होता है, सम्मोहित। हाइप्नोटाइज कहलाता है, सम्मोहित कहलाता है। सम्मोहित, सम्मोहित मतलब होते हैं एक प्रकार के, बोलते हैं उसको सिंपल सी बात था कि किसी से तुरंत लगाव हो जाना, सम्मोहित हो जाना, मतलब घुल मिल जाना, वो हो जाता है सम्मोहित हो जाना। एक हो रहा है अवैकेंट होना, एक हो सजगता, मैं कोई भी काम करेगा ना हम संभल के करेगा, नहीं भाई ये चीज ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अगला आएगा कि नमन दिखाएगा चॉकलेट, तुरंत उससे सम्मोहित हो जाएगा, मतलब उससे लगाव बढ़ जाएगा, और लगाव बढ़ जाएगा तो उठा के लेगा या फुसला के लेके भाग जाएगा। हाइप्नोटिज उसी को कहते हैं। ये होता है सम्मोहित होना, मतलब किसी के जाल में फंस जाना। ये होता है अवैकेंट, माने होता है सजगता, मतलब जागरूकता। ये हुआ जागरूक, अवेयरनेस समझते होंगे, जागरूकता। ये होते हैं कि सम्मोहित हो जाना, किसी के जाल में फंस जाना, मोहित हो जाना। एक्टिवेटेड, सक्रिय, एक्टिवेट सक्रिय। रिव्यू, रिव्यू जो होते हैं पुनर्विचार करना, रिव्यू पुनर्विचार करना। अराउंड, अराउंड का मतलब इस तरह से निकलेगा, बराबर आते रहता है ग्रामर में। अराउंड जो होते हैं, अराउंड का मतलब देखिएगा, यदि अराउंड के बाद आपको टाइम लगा रहे हैं, डिस्टेंस लगा रहे हैं, डिस्टेंस लगा रहे हैं, या फिर आपका अमाउंट लगा रहे हैं, या अमाउंट लगा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अराउंड का मतलब हो जाएगा लगभग, लगभग। यदि अराउंड के बाद प्लेस आ जाए, अराउंड के बाद यदि प्लेस आ जाए तो इसका अर्थ हो जाता है चारों ओर। तो निर्भर करेगा सेंटेंस पर। अराउंड के बाद यदि समय, दूरी, रकम का प्रयोग हुआ रहे तो उसका मतलब लगभग हो जाता है। एडवर्ब कहलाएगा, वहां प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये आपका एडवर्ब का काम करेगा, यहाँ आपका प्रीपोजिशन का काम करेगा। ये दोनों डिफरेंट हो जाता है। ये हो जाएगा चारों ओर, ये हो जाएगा लगभग, दोनों अर्थ अलग हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली होते हैं या अबाउट के अर्थ में देता है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़ा को झंडा दिखाना या उठाना। फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब होते हैं व्यर्थ का प्रयास करना। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, व्यर्थ का प्रयास करना, फिजूल प्रयास करना, बकवास करना, उसी को कहते हैं। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स उसी को कहते हैं, वेस्ट एनर्जी होते हैं, वेस्ट एनर्जी। कैरेट मैंने गाजर, स्टिक मैंने छड़ी, अप्रोच मैंने होते हैं, पॉलिसी भी आता है, पॉलिसी भी आएगा या अप्रोच आएगा, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, आप बना दीजिएगा। अप्रोच नहीं रहेगा तो पॉलिसी रहेगा। पॉलिसी, इनाम और दंड की नीति। अच्छा काम करेगा तो गाजर देंगे और गलत काम करेगा तो डंडा बजड़ेगा, इसी को कहते हैं इनाम और दंड की नीति। इनाम और दंड की नीति यानी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट हो जाएगा, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इनाम और दंड की नीति, इनाम और दंड की नीति, इनाम और दंड की नीति, यानी राइट आंसर आपका बी होगा, हैप्पी एंड अनहैप्पी नहीं। आई हैव रिटर्न द बुक, आई हैव रिटर्न द बुक, मैं किताब लौटा दूंगा, मैंने किताब लौटा दिया। व्हाट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिए थे उस किताब को मैं लौटा चुका हूं। सेंटेंस समझिए, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन है। सबसे पहले ये देखिए कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आपका आएगा, जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और हुज आपका पॉसेसिव फॉर्म है, हुज आपका पॉसेसिव फॉर्म होता है, यानी हु का ऑब्जेक्ट कहलाएगा हुम, पॉसेसिव फॉर्म कहलाएगा कौन, हुज, हु यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों तो रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा ही नहीं। व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सारे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन का इस्तेमाल करना मस्ट है। जितने रिलेटिव प्रोनाउन है सबके पहले नाउन का इस्तेमाल करना मस्ट है। नाउन आएगा, विच के पहले भी नाउन आएगा, दैट के पहले भी नाउन आएगा, परंतु एकमात्र व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले ना तो नाउन आएगा ना ही प्रोनाउन आएगा।
व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि द बुक यहाँ लिखा हुआ है तब तो व्हाट का प्रयोग करना गलत है। राइट आंसर डी नहीं हो सकता। वेयर स्थान बतलाता है, प्लेस बतलाता है, प्लेस। हाउ आपका मैनर बतलाता है, किसी काम को कैसे किया जाए, ये मैनर यूज करता है। हाउ किसी काम को कैसे किया जाए वो मैनर बतलाएगा। वेयर जो होता है प्लेस बताता है। अब बताइए आपकी इसका आंसर क्या होनी चाहिए। कह रहा आई हैव रिटर्न द बुक, मैं उस किताब को लौटा चुका हूं जो आपने मुझे दिए थे। जो किताब आपने मुझे दिए थे, इसका मतलब राइट आंसर कन्फर्म के बी होगा। लिख लेंगे नोट करके, लिख लेंगे। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होते। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होते। रिलेटिव प्रोनाउन से एक हमें याद आया नियम कि इसका एक नियम आता है जो 2-3 तरीके से लिखा जाता है, उसका रीराइट ज्यादा क्वेश्चन आते रहता है। मैं सिखा देता हूं अभी आपको, हो सके एग्जाम में आ जाए। हो विच, विच, डैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले नाउन मस्ट है आएगा, मस्ट है नाउन आएगा। लेकिन व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले ना तो नाउन आएगा और ना ही प्रोनाउन आएगा। लिखते जाना आप लोग। नेक्स्ट आइए, इसका मतलब आंसर कौन आएगा, विच आएगा, डी नहीं आएगा। ये तो स्थान बताएगा कहां, हाउ कैसे। देखिए एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। द गर्ल हु आई fell in love with left me after a few weeks। जिस महिला से, जिस लड़की से मैंने प्रेम किए थे वो कुछ ही सप्ताह के बाद मुझे छोड़ के भाग गया। यहाँ देखिए सेंटेंस होता है, यहाँ देखिए द गर्ल है तो नाउन कन्फर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको हु दिख रहा, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो मस्ट है आपको नाउन दिखेगा। ऐसे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमें तभी करना होता है जब उसमें कम से कम एक से ज्यादा वर्ब हो और जिसमें पहले वाले नाउन का संबंध आगे तक जाए। ऐसी परिस्थिति में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लिखा हुआ द गर्ल हु आई फेल इन लव विथ, लिख रहे हैं लेफ्ट मी आफ्टर अ फ्यू वीक्स। यहाँ देखिए लेफ्ट मतलब प्रेम करने वाला मैं, और छोड़ के जाए वाला कौन, गर्ल है। दो वर्ब दिख रहा, यानी जिस लड़की से मैंने प्रेम किया, जिसके साथ प्रेम किए, वो मुझे कुछ ही सप्ताह के पश्चात छोड़ के चली गई, भाग गई। अब देखिए इसमें क्या आएगा। ऐसे सेंटेंस को एग्जामिनर बराबर पूछता है, या फिर ऐसे सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, द गर्ल विथ whom, ग्रामर वाले बैच को हम बराबर पढ़ाते रहते हैं, with whom I fell in love left me after a few weeks। यही आपको लास्ट में जब प्रीपोजिशन दिखेगा, यही यदि शुरू में आएगा तो कन्फर्म है कि रिलेटिव प्रोनाउन बदल जाएगा, हु से हुम में हो जाएगा। या कभी कभी एग्जामिनर ऐसे करेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन लिखेगा ही नहीं, द गर्ल आई फेल इन लव विथ लेफ्ट मी आफ्टर अ फ्यू वीक्स। ये तीनों तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे इच्छा चाहे आप बनाएंगे। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो एक से ज्यादा वर्ब होना अनिवार्य है, लेकिन हाँ उसका रीराइट पर ध्यान दीजिएगा। दिस इनविटेशन फॉर, देखिए फॉर क्या प्रीपोजिशन है। यदि फॉर आपका प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस यू एंड मी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बल्कि आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसमें कोई गलती है ही नहीं और आसान क्वेश्चन भी है। वे नॉट कंसर्न विथ राइट या रॉन्ग, वो WS पूछ रहा, कह रहा वैसे पर्सन जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, वैसे पर्सन जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है।
वैसे पर्सन जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अमोरल बोलेंगे। जिसे नैतिकता ज्ञान नहीं है, जिसे नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे सही गलत का कोई मतलब नहीं है, उसे अमोरल बोलेंगे। जिसे सही गलत नैतिक शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं, जिसे सही गलत का कोई मतलब नहीं, वो अमोरल कहलाएगा, मतलब न्यूट्रल कहलाता, तटस्थ कहलाता। एगोइस्ट माने होते हैं अहंकारी या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो अपने आप से मतलब रखता। सेल्फ सेंटर्ड या घमंडी पर्सन को भी बोलते हैं इगोइस्ट कहते हैं। अहंकारी वो इगोइस्ट कहलाता है। रैशनल तार्किक, तार्किक होता है रेशनल। एथिस्ट, एथिस्ट माने होता है नास्तिक। नास्तिक उस पर्सन को कहते हैं जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, कांट बी बिलीव इन गॉड। जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है वो एथिस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। नास्तिक। रेशनल माने तार्किक। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, करे किसी को धोखा देना, डिसीव माने धोखा देना। इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी पर्सन को धोखा देने का कार्य करना ताकि उससे पैसा कमा सके, अर्न मनी कर सके, उसी को कहते हैं फ्रॉड। फ्रॉड धोखाधड़ी, फ्रॉड धोखाधड़ी उसी को बोलते हैं, धोखाधड़ी। फ्रॉड धोखाधड़ी। मिस रिप्रेजेंटेशन गलत ब्यौरा, गलत ब्यौरा देना। मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट बने होता है ना ब्यौरा देना या प्रस्तुत, तो मिस रिप्रेजेंटेशन गलत ब्यौरा देना, गलत ब्यौरा देना। ब्लंडर भूल, ब्लंडर मिस्टेक, ये क्वेश्चन आते रहता। ब्लंडर के साथ मिस्टेक का प्रयोग नहीं होते, ये क्वेश्चन आते रहता है। जैसे यूज करते हैं ना कि कजन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आता है, उसी तरह से ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता। ब्लंडर में भूल होता है, मिस्टेक में गलती। चलिए बनाए मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट बनाएंगे। करेक्टली स्पेल्ट देखिए कौन सा आएगा करेक्टली स्पेल्ट। करा इमेजिनरी, इमेजिनरी बोलिए, इमेजिनरी यही तो लग रहा, इमेजिनरी एक ही तो आएगा। इमेजिनरी। अचीव, अचीव को देखिए कौन सा आएगा, अचीव, ACHIEV, अचीव, ACHIEV, अचीव माने होते प्राप्त करना या हासिल करना। अचीवमेंट आते रहता है ना, उपलब्धि, अचीवमेंट उपलब्धि, अचीव माने होते हासिल करना या प्राप्त करना। सही क्या है गलत क्या, इससे मतलब नहीं, हमें सबसे पहले गलत छांटना है, ठीक है। द फर्स्ट फोर, द फर्स्ट फोर, तो फोर लिखा हो, इसका मतलब जो नाउन आएगा कन्फर्म प्लुरल नाउन आएगा। फर्स्ट फोर प्रथम चार, तो प्लुरल नाउन ढूंढिए, यानी ऑप्शन पी स्टार्टर नहीं होगा, पी स्टार्टर नहीं हो सकता, ऑफ स्टार्टर नहीं हो सकता, मतलब क्यू से स्टार्टर नहीं होगा, तो स्टार्टर कौन बचा? तो होगा द फर्स्ट 4 years आर क्रूशियल, प्रथम 4 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रूशियल मतलब होता है निर्णायक, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, निर्णायक, इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं। लो गायब हो गया, सिग्निफिकेंट आ गया, इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होता है, एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है ना। हाँ एसेंशियल, महत्वपूर्ण। तो ये कह रहा द फर्स्ट 4 years आर क्रूशियल, क्रूशियल आर से होगा, फिर आर क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। कह रहा है कि बच्चे के लिए प्रथम 4 वर्ष जो होता है, पहला जो शुरू से जो 4 वर्ष होता है बच्चों के लिए डेवलपमेंट के, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए काफी आवश्यक होता है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं। स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट थिएटर समझते हैं, जिसे कहते हैं लुक्कड़ नाटक, गली में जो नाटक दिखाता है उसे को कहते हैं लुक्कड़ नाटक। नहीं गली गुच्ची में दिखाते रहता है 2-4 को मिलके। मदारी अलग हुआ, वो तो मदारी हुआ जो बंदर के साथ चलता है, वो मदारी हुआ। एक हुआ लुक्कड़ नाटक होते हैं जो 2-3-4 को में, जिससे हुआ एड्स की जागरूकता के लिए चल रहा है। तो एड्स की जागरूकता के लिए 2-3 को मिल गया अपने आप में, 2-3-4 को, कोई मरीज बन जाता है, कोई ये चीज, जैसे स्टेज शो वो करता है ना, स्टेज पर नाटक करता है। हाँ मतलब कहीं कहीं भी जैसे एड्स की जागरूकता फैलाना है, उसकी जागरूकता लोगों को देना है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 या कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना है, तो वहाँ हम नाटक दिखा सकते हैं गांव में जाके 2-3-4 को मिल के।
एगो मरीज बन गया, एगो दो पेशेंट ढो के ले जा रहा, मतलब वही नाटक कर दिया। तो लुक्कड़ नाटक उसी को कहते हैं, स्ट्रीट थिएटर। लुक्कड़ नाटक, लुक्कड़ नाटक उसी को कहते हैं। अब बोलिए क्या आएगा इसमें, सेंटेंस बताइए क्या इसमें यूज करते हैं, बोलिए। स्ट्रीट थिएटर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। ऑप्शन देखिए क्या आएगा, लास्ट में तो कन्फर्म है कि ईज नहीं आएगा, बोलिए क्या लास्ट में ईज आएगा? ये तो कन्फर्म है कि ये ऑप्शन लास्ट में नहीं आना चाहिए। क्यों लास्ट में नहीं होना चाहिए? यानी ऑप्शन बी हटा दो और ऑप्शन डी हटा दो। चलिए देखिए, स्ट्रीट थिएटर, अब इसको समझिए। स्ट्रीट थिएटर वेल स्टैब्लिश्ड, ए आर्टिकल है, वेल हमारा एडवर्ब है, स्टैब्लिश हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये आर्टिकल के चलते नाउन लिखना आवश्यक है। ये आर्टिकल के चलते नाउन लिखना आवश्यक है। इसका मतलब पी ऑप्शन लास्ट में नहीं होगा, पी ऑप्शन लास्ट में नहीं होगा, हो गया। और क्यू ऑप्शन अंतिम नहीं होगा। कुछ कहे का अब जरूरत ही नहीं है, आंसर कौन आएगा? एक हो जाएगा। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, भारत में लुक्कड़ नाटक वेल स्टैब्लिश एंशिएंट आर्ट फॉर्म, मतलब भारत में जो लुक्कड़ नाटक है वो प्राचीन सभ्यता में ही गठित हुआ था। इसका काफी अच्छे तरीके से इसका अरेंज किया गया था, प्राचीन काल में ही करा, प्राचीन आर्ट का एक फॉर्म है, एक ढांचा तैयार किया गया था, वही है। करा द डॉक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सन, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, व्हेन ए पर्सन इज सिक he find out माने होते पता लगाना, the cause of illness, he gives medicines to the illness, he saves lives of people, he is cheerful and ready to help people, he works so hard and he does not take proper rest and sleep, he does work, we should be thankful to him and give respect to him। सेंटेंस आपको टोटल जो दिख रहा है डॉक्टर के बारे में कहा गया, सारा सेंटेंस में आप देखिएगा गौर से तो टोटल टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टोटल टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। जब टोटल सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सभी में देखिएगा डॉक्टर के लिए पॉजिटिव सेंस लिया गया, तो दोनों ओर हम ध्यान देंगे कि पहला नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव सेंस को हमें भरना है हमेशा। अब देखिए, करा द डॉक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर काफी महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। और कैसे पर्सन है? डॉक्टर काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कैसे पर्सन? रीयूजेबल, यूज माने हुआ प्रयोग में लाना, रीयूजेबल माने जिसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके। जैसे एलन मस्क जो स्पेस एक्स एजेंसी है, टेस्ला कंपनी का मालिक जो स्पेस एजेंसी, वो ऐसा रॉकेट तैयार किया जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबल हो गया, फेंको फिर यूज करो। जैसे इसको क्या कहता है, लिखो फेंको, यूज एंड थ्रो, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो पेन होता है उसमें जो क्या भरते हैं, रिफिल भरते हो, यहाँ यूजेबल नहीं आएगा। करा कि डॉक्टर जो है इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण पर्सन है और यूजफुल है, काफी फायदेमंद है, यूजफुल है। क्या केयरफुल आएगा? केयरफुल मतलब केयरफुल, सजग, सजग व्यक्ति नहीं है बल्कि बोलेंगे यूजफुल पर्सन है। डॉक्टर जो है काम के लायक है, डॉक्टर काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं और यूजफुल पर्सन होते हैं। केयरफुल नहीं आएगा, केयरफुल तो होते किसी को देखभाल करना, केयरफुल होते हैं। केयरफुल, केयर मैंने क्या होता है, किसी की देख रेख करना, केयरफुल होते हैं। तो हम लोग क्या डॉक्टर वे की देख रेख करेंगे? यूजेबल, प्रयोग में लाने लायक, प्रयोग में लाने लायक होते यूजेबल। आइए, यूजफुल आएगा। नेक्स्ट आइए, द डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक समझ में आ गया क्या यूजफुल होनी चाहिए, यहां यूजफुल का इस्तेमाल करेंगे। द डॉक्टर इज, इसी को लेके चलेगा। यहां तक समझ में आ गया हम लोग को कि क्या होना चाहिए ना। द डॉक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पर्सन, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल एंड ही आ रहा डॉक्टर के लिए, ही किसके लिए? डॉक्टर के लिए। इसका मतलब जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम करते हैं और क्लिनिक में काम करते हैं। डिस्पेंसरी जो होते हैं ना, छोटे मोटे क्लिनिक नहीं होता है, वहाँ काम करते हैं।
डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं और क्लिनिक में काम करते हैं। व्हेन ए पर्सन इज सिक, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, व्हेन ए पर्सन इज सिक, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है, तो ही हिम, अच्छा बोलो अब कि जब भी कोई पर्सन बीमार होगा तो डॉक्टर उसे क्या करेगा? करा व्हेन अ पर्सन इज सिक, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर, ही माने डॉक्टर, डॉक्टर उसे, हिम ही हुआ पर डॉक्टर, हिम हुआ पर्सन, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर उसे क्या करता है? एग्जामिन करता है, जांच पड़ताल का, जांचता है, एग्जामिन करता है। ऐसा आला ले लिया ऐसे, अच्छा वो यहाँ लगता गड़बड़ है, नहीं तो वो एग्जामिन करता है, फाइन करेगा, पैसा भर देगा, ये तुम्हारा रोग है तुम 10,000 दे देगा, ऐसा नहीं। हैंडल मैंने होता है नियंत्रण करना, हैंडल मैंने कंट्रोल होते हैं, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को अपने बस में करना हैंडल होते हैं, क्या बोलेंगे? हैंडल बोलेंगे। किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति को काबू करना हैंडल कहलाता है। क्वेश्चन मैंने प्रश्न करना, आपका आंसर आ जाएगा एग्जामिन, जांचेगा, जांच करेगा, जब जांच में पता चलेगा ना कि वो फलनमा के ये रोग है। अभी के बीमारी चलल है लेवलाइटिस धैलेबा, अभी तो ढेर तरह तरह की बीमारी है। और फ्रस्ट्रेटेड लवर तो कुइया में कूदते रहता है, भले अभी कुइया सूख गया, नहीं सूखता तो रोज मरता है एक दूगो। हाँ, नदी उदी आल है अभी ढेर को ना, रोज फ्रस्ट्रेटेड लवर कूदते रहता है, मरते रहता है। तुम लोग ऐसा नहीं करना है ना, अवसर रहेगा तो बताना हमको, मरे से पहले बता देना एकदम। ही फाइंड्स आउट द काउज ऑफ इलनेस, कह रहा है ही फाइंड्स आउट द काउज ऑफ इलनेस, हुआ जो है बीमारी के कारण का पता लगता है। जब डॉक्टर, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर उसे जांचते हैं, उसके बाद क्या करता है? जब जांचने के बाद ही फाइंड्स आउट द काउज ऑफ इलनेस, बीमारी का कारण का पता चलता है। डॉक्टर क्या बीमारी का कारण का पता चला जानकारी होता है कि अच्छा इसे लगता मिर्गी आता है, ओ एरा घूमनी आ रहा, ओ एकरा लगता करो चक्कर है इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा। इसका मतलब ही फाइंड्स आउट द काउज ऑफ इलनेस, उसका बीमारी का पता चलता है। ही गिव्स मेडिसिन, फिर डॉक्टर, ही डॉक्टर के लिए डॉक्टर मेडिसिन देता है, गिव मेडिसिन। आप सोचो ना कि डॉक्टर मेडिसिन देता है किस लिए? हो जाए, ताकि बीमारी ठीक हो जाए, इसका मतलब बीमारी ठीक होना, क्योर होता है, ताकि उसका बीमारी ठीक हो जाए, क्योर हो जाएगा। ल्योर मतलब, ल्योर मैंने लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना ल्योर होते हैं, ल्योर लुभाना। हम एक मूवी देखे थे बादशाह, शाहरुख खान का, और रवीना टंडन के पटाने के चक्कर में वो अंधा हो गया था। ओ बाबा हमको नहीं दिख रहा है, अंधा हो गया, पूरा अंधा। ये बादशाह एक फिल्म है, वो बीमारी का बहाना कर लिया, अंधा हो गया, सोचा 2 मिनट में ठीक होकर चल आया। अभी तो लीवर होते लुभाना। डिफ्यूज, डिफ्यूज तो होते खासकर बम को निष्क्रिय करना, डिफ्यूज किसी को निष्क्रिय करना, डिफ्यूज होते। डिसमेंटल, ये तो हुआ डिसमेंटल, मेंटल पागलपन, डिसमेंटल। अधिकपारी इसी को कहते हैं, ये अधिकपारी है, चित खोपड़ी, डिसमेंटल। तो वही कह रहा है कि ही फाइंड्स आउट द काउज ऑफ इलनेस, डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण का पता लगाते हैं। ही गिव्स मेडिसिन, डॉक्टर उसे दवा देते हैं, टू द इलनेस, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके, क्योर हो जाएगा, ठीक होना। उसके बाद देखिए अगला, नेक्स्ट आइए क्या फिर आएगा, ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। अब देखिए क्या आएगा, लिखा हुआ ही सेव्स लाइव्स ऑफ पीपल, डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं, डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। डॉक्टर मतलब ही सेव्स लाइफ ऑफ पीपल, डॉक्टर जो होते हैं लोगों की जिंदगी बचाते हैं। ही चीयरफुल, ही चीयरफुल, डॉक्टर चीयरफुल मतलब प्रसन्न, एंड रेडी टू हेल्प पीपल, डॉक्टर लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। इसका मतलब ऑलवेज होगा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, ऑकेजनली कभी कभी, ये हुआ शायद ही, हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। डॉक्टर लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। ऑप्शन बोलिए, और इसका आंसर आएगा ही सेव्स लाइव्स ऑफ पीपल, डॉक्टर लोगों की लाइफ बचाते हैं। इसका मतलब वो डॉक्टर ऑलवेज चीयरफुल एंड रेडी टू हेल्प पीपल, डॉक्टर हमेशा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। चीयरफुल माने होते हैं प्रसन्न, चीयरफुल प्रसन्न। देखते हैं आईपीएल में लिखा रहता है, आईपीएल
चीयर लीडर्स, चीयर गर्ल्स, मतलब वो ऐसे झुमका ऐसे से करे बोला, ऐसे से वो लोगों को मनोरंजन करने वाला। नेक्स्ट आइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। ही वर्क सो हार्ड, ही मतलब डॉक्टर, डॉक्टर इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, इतना काम करता है, एंड ही डज होगा, डज होगा, यहां छूट गया, नहीं पता चले तो ऊपर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। डज होगा, डज है लिखा हुआ, ही डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट, डज आएगा, नीचे छूट गया होगा गलती से। तो कह रहा कि डॉक्टर इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, एंड सो डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट, कह रहा इतना परिश्रम करता है कि, यहां एंड नहीं डैट होना चाहिए था, कि वह सही से सो नहीं पाता। डॉक्टर इतना परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है कि वो सही से सो नहीं पाता है। ही डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, सही से आराम नहीं करता, चैन की जिंदगी नहीं है उसकी। he डज वर्क, बोलिए वह काम करता है, कैसा काम, आइडियल आलस वाला काम, ऐसे कोढ़ी वाला काम, भाई कोढ़ी वाला काम करेगा तो चैन के नहीं लेगा ने। सम नहीं, प्रॉपर नहीं, नोबल हो जाएगा, नोबल काउज होते, नोबल वर्क होते, इसका मतलब डॉक्टर भलाई का कार्य करता है। नोबल वर्क माने होता है भलाई का कार्य करना, अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए जो अच्छे काम होते हैं उसे नोबल काउज कहते हैं, नोबल वर्क कहते हैं, यानी वो सामाजिक काम करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, हमें उन डॉक्टरों को धन्यवाद देनी चाहिए और उनकी आदर करनी चाहिए। we should be thankful to him and give respect to him, मतलब हमें उन डॉक्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें आदर करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए और उनकी आदर करनी चाहिए।